दोस्तों नमस्कार। आज हमारा साइंस का बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर है, जिससे इससे पहले हमने बायोलॉजी का परिचय पढ़ा था और परिचय में हमने बहुत सारी बातें सीख ली थी। और आज हम जो पढ़ेंगे परिचय से बाहर जो भी मतलब जंतुओं का वर्गीकरण, मतलब जितनी भी जगत है उन सभी का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जो वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं वो है मोनेरा जगत। ठीक है, और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जगत पढ़ने से पहले कि कौन कौन से जगत होता है। इन सभी में मतलब किसने 2 जगत वर्गीकरण किया, किसने 3 जगत वर्गीकरण किया, ये सभी जगत हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे जो वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियां हैं वो कितने प्रकार से की गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 जगत वर्गीकरण किसने किया। 2 जगत वर्गीकरण 2 जगत वर्गीकरण लीनियस ने किया था। लीनियस, और लीनियस ने कौन कौन से 2 जगतों का वर्गीकरण किया। एक था जंतु जगत और दूसरा था पादप जगत। ठीक है, जंतु व पादप जगत का वर्गीकरण किसने किया था? लीनियस ने किया था। ठीक है, जंतु जगत व पादप जगत का वर्गीकरण किसने किया था? लीनियस ने किया था। ठीक है, और फिर 3 जगत वर्गीकरण 3 जगत 3 जगत वर्गीकरण 3 जगत वर्गीकरण किसने किया था? हेक्कल ने किया था। किसने किया? हेक्कल ने। अब 3 जगत जो वर्गीकरण थे वो कौन कौन से थे? फर्स्ट था जंतु जंतु, फिर उसके बाद में पादप पादप, फिर उसके बाद में प्रोटिस्टा। ठीक है, ये सभी जगतों का वर्गीकरण किसने किया था? हेक्कल ने किया था। और फिर 4 जगत वर्गीकरण का 4 जगत वर्गीकरण 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 कोपलैंड ने किया। कोपलैंड ने किया। अब कोपलैंड ने जैसे कि जंतु, पादप और प्रोटिस्टा, इसी में एक जगत और जोड़ दिया उसने, मोनेरा जगत। ठीक है, जंतु जगत, पादप, प्रोटिस्टा और फिर मोनेरा। इस प्रकार उसने कितने जगतों का वर्गीकरण किया? 4 जगत वर्गों का वर्गीकरण किया। ठीक है, फिर 5 जगत वर्गीकरण 5 जगत वर्गीकरण 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 की पद्धति ये किसने दी थी? व्हिटेकर ने दी थी। व्हिटेकर। और व्हिटेकर ने जंतु, पादप, प्रोटिस्टा और मोनेरा, इसी में एक और बढ़ा दिया उसने। कौन सा? कवक। जंतु, पादप, प्रोटिस्टा, मोनेरा और एक कर दिया कवक। ठीक है, अब 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? व्हिटेकर ने किया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 जगत वर्गीकरण किसने किया, तो जो 2 जगत वर्गीकरण लीनियस ने किया और 3 जगत वर्गीकरण किसने किया? हेक्कल ने किया। अब हेक्कल ने जो 3 जगत वर्गीकरण किया था उसमें जंतु, पादप और प्रोटिस्टा। अब इसका मतलब वर्गीकरण का मतलब क्या होगा? मतलब एक पार्ट में तो हम क्या पढ़ेंगे? जंतु पढ़ेंगे, और दूसरे पार्ट में हम पादप पढ़ेंगे, और तीसरे पार्ट में क्या पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा। जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार उन्होंने जंतुओं की अलग अलग क्या कर दिया? पद्धतियां बांट दी है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी वर्गीकरण की पद्धतियां, और इसी वर्गीकरण की पद्धति में हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। क्या पढ़ेंगे? मोनेरा जगत। ठीक है, तो मोनेरा जगत हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मोनेरा जगत। अब देखते हैं मोनेरा जगत। और मोनेरा जगत का जो वर्गीकरण था वो किसने किया, कैसे किया? मोनेरा मोनेरा जगत। ठीक है, मोनेरा जगत का वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक थे अनरेस्ट। और कब किया था? 1866 में। और अनरेस्ट ने बताया कि मोनेरा जगत में जितने भी जीव जंतु होंगे, जितने भी जीव या पादप जितने भी होंगे, ठीक है, तो वो क्या क्या होंगे? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होंगे। क्या होंगे? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव। अब एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते क्या है? जिनमें केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रकला,
कोशिका भित्ति, इन सभी का क्या हो, अभाव हो, मतलब इन सभी में, इन सभी प्रकार के जंतुओं में ये चीजें नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं मोनेरा जगत, और वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? वर्गीकरण किया था अनरेस्ट ने, अनरेस्ट ने किया। ठीक, तो अनरेस्ट ने कब किया था? 1866 में किया था। ठीक है, और इसमें किस प्रकार के जीव आते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव। अब देखो प्रोकैरियोटिक जहां पे आ रहा है ना, वहीं पे समझ जाओ कि ये बहुत पहले वाली कोशिका होंगी, मतलब पुरानी कोशिकाएं। ठीक है ना। अब मर्द पादप वगैरह जितने भी होते हैं, मर्द पादप जीव जंतु, उनमें क्या केंद्र कोशिका भित्ति पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो जो मतलब पुरानी कोशिकाएं होती हैं, अभी में देखो, इसमें देखो क्या क्या नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब इन कोशिकाओं में देखो, प्रोकैरियोटिक जीव की जितनी भी कोशिकाएं होती है, सेल, इनमें क्या नहीं पाया जाता? एक तो केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक का क्या होगा? अभाव होगा, केंद्रक भी नहीं पाया जाएगा। और दूसरा केंद्रिका। अब देखो केंद्रिका और केंद्रक, केंद्रिका क्या होती है? इस केंद्रिका में मान लो कि हमारे शरीर पे हम बात करें, तो हमारी जो कोशिका होती है उसमें क्या पाई जाती है? केंद्रिका पाई जाती है, और उस केंद्रिका में हमारे क्या उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। अब गुणसूत्र कहाँ पे उपस्थित होते हैं? केंद्रिका में। तो ये केंद्रिका का भी क्या होता है? अभाव होता है। किस में? जगत के जंतुओं में, मोनेरा जगत के प्राणियों में तो केंद्रिका नहीं पाई जाती है, और न ही केंद्रक पाया जाता है। और दूसरा कोशिका भित्ति भी इसमें नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति भी इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल भी, ठीक है, सेल वॉल भी नहीं पाई जाती है। अब देखो, अब इसमें मतलब बहुत सारे ऐसे कोशिका भित्ति, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पाई जाएंगी, इनमें इसका क्या होता है? अभाव होता है, बहुत ही कम क्या होती है? विकसित होती है, बहुत कम क्या होते हैं? विकसित होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए मोनेरा जगत के कुछ जीवों का, मतलब उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारी मोनेरा जगत के जीव जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, इस प्रकार ये चीजें उनमें इनका क्या होगा? अभाव होगा। ठीक है, अब मोनेरा जगत के जीव जंतु जितने भी होते हैं वो होते किस टाइप के हैं? ये होते स्वपोषी व परपोषी होते हैं, स्वपोषी व परपोषी। अब स्वपोषी जीव जंतु कौन से होते हैं? इनका एग्जाम्पल होगा नीलहरित शैवाल। ठीक है, नीलहरित शैवाल। ठीक है, अब परपोषी जीव जंतु कौन से होंगे? परपोषी पादप। ठीक है, परपोषी मोनेरा जगत के जीव। ठीक है, तो ये कौन से होंगे? देखो, परपोषी में जीवाणु। ठीक है ना। अब जीवाणु मतलब कई प्रकार के जीवाणु होते हैं, जैसे कि हमारी आंत में पाया जाता है एसके रियो जीवाणु। ठीक है, एसके रियो कोली जीवाणु, ये हमारी आंत में पाया जाता है, और ये क्या करता है? हमारे पाचन में सहायता करता है। जितने भी जीवाणु होंगे वो दूसरे से क्या करेंगे? अपना भोजन ग्रहण करेंगे। जैसे कि राइजोबियम जीवाणु है। ठीक है, राइजोबियम जीवाणु है, और ये कहाँ पे पाया जाता है? पादप की जड़ों में पाया जाता है। अब पादप की जड़ों में ये जो पादप होता है, इस जीवाणु को रहने के लिए जगह दे रहा है, और जो जीवाणु है पादप को क्या उपलब्ध कराता है? लवण और जल उपलब्ध कराता है। ठीक है, मतलब जो राइजोबियम जो जीवाणु है वो क्या है? सहजीवी है। ठीक है ना। कौन सा जीवाणु है? सहजीवी। तो मतलब बहुत सारे जीवाणु भी ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? प्रपोषी होते हैं। जीवाणु तो लगभग सारे ऐसे कैसे होंगे? प्रपोषी होंगे। ठीक है, जीवाणु। ये तो हो गया हमारा। ठीक है, मोनेरा जगत वर्गीकरण किसने किया? अनरेस्ट ने किया। वर्गीकरण किसने किया था? अनरेस्ट ने किया। ठीक है, अनरेस्ट। ठीक है, अनरेस्ट ने किया। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? एक कोश के प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, और ये स्वपोषी और परपोषी होते हैं। स्वपोषी नीलहरित शैवाल होता है, परपोषी जीवाणु होता है। अब प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी कोशिकाओं में केंद्रक, केंद्रिका, कोशिका भित्ति, इन सभी के क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसी का परपोषी जीव, जीवाणु को हम देखते हैं जीवाणु में क्या क्या होता है। ठीक है, तो जीवाणु में पढ़ते हैं
ठीक। अब देखो जीवाणु, जीवाणु होता क्या है ये हम देखते हैं, ठीक है। और जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और इस जीवाणु की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। खोज किसने की? लीवेनहॉक ने की। एंटोनी लीवेनहॉक ने की, लीवेनहॉक ने की थी इसकी खोज। और जीवाणु शब्द की उत्पत्ति किसने की? जीवाणु जो शब्द है वो किसने दिया था? जीवाणु शब्द दिया था अहिनबर्ग ने। अहिनबर्ग ने क्या दिया? जीवाणु शब्द दिया था, ठीक है। अब देखो जीवाणु जो होता है, अब इस जीवाणु की कई प्रकार की कोशिकाएं होती है। इसकी कोशिका भित्ति पेप्टोइडोग्लाइकेंस या काइटिन की बनी होती है। और इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो किसकी बनी होती है? फोस्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है। फोस्फोलिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। अब कुछ जो जीवाणु होते हैं, सहजीवी जीवाणु होते हैं, वो कौन से होते हैं? राइजोबियम होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है? राइजोबियम। देखते हैं जीवाणु, इसकी कोशिका भित्ति, ठीक है ना। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेंस व काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अब जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकेंस व काइटिन की बनी होती है। और इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फोस्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अब आपको पूछा जाए कि जीवाणु की खोज तो एंटोनी लीवेनहॉक ने की थी, और नाम किसने दिया था? अहिनबर्ग ने। अब एंटोनी जो लीवेनहॉक था, इसने जीवाणु की खोज कहाँ पे की थी? पानी में की थी, किसी तालाब के जल में की थी। और किसकी सहायता से देखा था इसने? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसकी खोज की थी। और सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? चलो सूक्ष्मदर्शी की खोज भी हम देख लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी जेनसन एंड जेकेरियस, दोनों पिता और बेटा, मतलब फादर और सन। जेनसन एंड जेकेरियस, पिता और पुत्र दोनों ने की थी। जेनसन जेकेरियस ने की, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? जेनसन एंड जेकेरियस ने की थी, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी की खोज जेनसन एंड जेकेरियस ने की। और अब देखो, अभी ये जो होता है, अभी इसमें जीवाणु में कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो सहजीवी होते हैं, जैसे कि राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम जीवाणु सहजीवी होता है, ठीक है। क्या होता है? सहजीवी होता है। अब ये सहजीवी होता कैसे है? अभी ये जो राइजोबियम जीवाणु, ये कहाँ पे पाया जाता है? पादप की जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पादप की जड़ों में पाया जाता है। और पादप की जड़ों में इसका जो मुख्य कार्य होता है, वो भूमि से क्या करेगा? लवण और जल का अवशोषण करेगा और पादप की शाखाओं तक क्या करेगा? इसको पहुंचाएगा, जिससे कि पादप को तो क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा। और इस जीवाणु को रहने के लिए क्या मिलेगी? जगह मिलेगी, जिसे हम कहते हैं राइजोबियम जीवाणु। अब देखो, ये राइजोबियम जीवाणु की अगर आप पहचान करना चाहते हो, तो आपने कभी चने के खेत में, मतलब चने की जो पादप होता है उसके जड़ों में मतलब ऐसे छोटी छोटी गांठें होती हैं, और उन्हीं में क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं नाइट्रीकरण का स्त्रीकरण। और नाइट्रीकरण का स्त्रीकरण किस जीवाणु के कारण होता है? राइजोबियम जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। पादप की जड़ों में ये पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो ये जीवाणु होता है, इस जीवाणु का अध्ययन किस में किया जाता है? देखो, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियालॉजी में इसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है।
बैक्टीरियालॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इन जीवाणुओं में जो जनन होता है वो कैसे होता है, जनन की जो प्रक्रिया होती है वो जनन की प्रक्रिया जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। और जो जीवाणु होता है इसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, जनन की प्रक्रिया कैसे होगी, देखो जनन की प्रक्रिया इसमें होती है बीजाणु के द्वारा, बीजाणु विखंडन और विभाजन, इन सभी के द्वारा क्या होती है, जीवाणु में जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब इसमें जनन के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि देखो अब हमारी जो आंत होती है, आंतें जो होती है हमारी आंत में पाए जाने वाले जीवाणु का क्या नाम है, आंत में पाए जाने वाले जीवाणु, ठीक है। तो आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन से होंगे, ठीक है, एस के रिकिया कोली, ठीक है, एस के रिकिया कोली नाम का एक जीवाणु होता है जो हमारी आंत में पाया जाता है। अब इस जीवाणु का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, ठीक है, ये हमारे पाचन में क्या करता है, सहायता करता है, क्या करता है, पाचन में सहायता करता है। हम जो भी भोजन लेंगे उसमें मतलब भोजन के जो पाचन का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, एस्केरियो जीवाणु करता है, ठीक है। अब ये ऐसा कोई पदार्थ मतलब ऐसा कोई भी एंजाइम स्त्रावित करता होगा जिससे कि हमारे क्या होगी, पाचन में सहायता होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एस्केरियो जीवाणु, ठीक है, एस्केरियो कोली। अब देखो कुछ जीवाणु जो होते हैं जो हमारे शरीर में सबसे बड़े और छोटे भी होते हैं, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, जो सबसे छोटा जो जीवाणु होता है, सबसे छोटा जीवाणु, ठीक है, और जिसकी लंबाई क्या होती है ये भी हमें मालूम होना चाहिए, डाई एलिस्टर, ठीक है। सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है, डाई एलिस्टर, ठीक है। सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होगा, डाई एलिस्टर, ठीक है। और सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा होता है, सबसे बड़ा जीवाणु, ठीक है, सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा होगा, स्पाइरिलम, ठीक है, सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा होगा, स्पाइरिलम। अभी ये जीवाणु पढ़ने के साथ साथ ही जो हमारा दूध होता है, ठीक है, दूध जो खराब हो जाता है, ठीक है, दूध के खराब होने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, किस जीवाणु के कारण होती है, दूध जो खराब होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण क्या होता है, दूध खराब हो जाता है, ठीक है। अब दूध की जो शुद्धता हम मापते हैं, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। अब जो ये लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु हमारे शरीर में जो मतलब गर्भाशय होता है उसकी दीवारों पर भी ये क्या पाया जाता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक है। अब लैक्टोबैसिलस जीवाणु का जो मुख्य कार्य है दूध को खराब करना, ठीक है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि सही जो आपका अच्छा दूध होगा उसको आपकी भाषा में बोलते हो फट जाना, ठीक है, तो उसको क्या कर देता है, खराब कर देता है। वो किस जीवाणु के कारण होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। और ये हमारे शरीर में कहाँ पे पाया जाता है, गर्भाशय में पाया जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर से, ठीक है। अब दूध के जो पाश्चुरीकरण का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, ठीक है, दूध को क्या किया जाएगा, 66 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म किया जाता है, लगभग 30 मिनट तक इसको गर्म किया जाता है, ठीक है। अब दूध के पाश्चुरीकरण का सिद्धांत लुईस पास्चर ने दिया था, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप यहाँ पे एक बात और लिख लो, दूध के पाश्चुरीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, दूध के पाश्चुरीकरण का
का सिद्धांत लुई पास्चर ने दिया था। किसने दिया? लुई पास्चर ने दिया। दूध के पाश्चुरीकरण का सिद्धांत लुई पास्चर ने दिया। और पाश्चुरीकरण सिद्धांत में क्या किया जाता है? ठीक है, दूध को गर्म किया जाएगा धीरे धीरे 66 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया